यस, गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, क्या हाल है? हो गया क्या होमवर्क? लिक्विड सॉल्यूशन। डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सिद्धार्थ, देखो, ठीक है। आई नो कि कुछ टाइम तो तुम्हारा खराब हो गया होगा, बट अब जल्दी से वापस अपनी स्पीड पकड़ो। और जो टाइम जा चुका उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो टाइम है उसको अगर हम ये सोचते हुए खराब करेंगे कि पहले मेरा टाइम खराब हो गया तो आने वाला टाइम भी खराब हो जाएगा। तो जो भी टाइम है, ऐसा नहीं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, उस टाइम को अच्छी तरह से यूज करो और जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अच्छा करेंगे। और बिलीव मी, अच्छा ही होगा, बट इस टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करो। लिक्विड सॉल्यूशन। तो क्या दिया था होमवर्क? 4 से लेके 12 तक। इधर कोई डाउट है क्या? 4 से 12 तक, 22 तक, सॉरी। 4 से 22 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6। Which characteristics of weak intermolecular forces of attraction, which characterizes the weak intermolecular forces of attraction in a liquid? खुद सोच लो यार, वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब अट्रैक्शन कम है। क्या डाउट है इसमें? कॉमन सेंस लगा लो बेटा। भार्गव। चलो, नहीं बता रहा हूं, सेवंथ तो नहीं बता रहा हूं। अगर सेवंथ पूछना पड़ जाए तो वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या लगता है? वाटर, मर्करी, एसीटोन, इथेनॉल। इसमें एक काम और करते हैं, गोल्ड और ऐड कर देते हैं। एक काम करो, ठीक है। और अब पूछता हूं कि किसका वेपर प्रेशर सबसे कम है? गोल्ड, सिल्वर, आयरन। अब सोच के बताना कि किसका वेपर प्रेशर सबसे कम है। बिल्कुल कोई इनकम्प्लीट क्वेश्चन नहीं है, नाइन्थ पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। सोचना थोड़ा सा, खुद भी सोच लो। पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा है या गोल्ड का वेपर प्रेशर ज्यादा है? नेक्स्ट। चलो आगे बढ़ो, नहीं बता रहा।
ना तो 9th बता रहा हूं ना 13th बता रहा हूं। मैंने बॉइलिंग पॉइंट कहा था आपको पढ़ के आने की, जिन्होंने पढ़ा था उनको रिवाइज करने के लिए कहा था, और जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको मैंने कहा था कि वो लेक्चर देख लेना। आई थिंक लेक्चर नंबर 15 या जो भी 16th लेक्चर था थर्मोडायनेमिक्स का। और जब वो लेक्चर देखोगे तो ये सारे पॉइंट्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, सब आसानी से समझ में आ जाएंगे। हम्म। 20 और 21, क्वेश्चन नंबर 20th में, क्वेश्चन नंबर 20th इसमें डायरेक्ट हमें वेपर प्रेशर ही दे रखा है पीए। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पीए इक्वल्स टू वाई ए पी टी, पीबी इक्वल्स टू वाई बी पी टी, दोनों का रेशियो ले लो। ये दे रखा आई थिंक मिथेनॉल का 2, इथेनॉल का 3, ये रेशियो ले लिया 2/3 यानी 0.4 0.6 आंसर। ये पी ए नॉट पीबी नॉट नहीं दे रखा है, ढंग से पढ़ो, इट इज पी ए पीबी। क्वेश्चन नंबर 21 ये बता देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन जो है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? टेम्परेचर जिस पर एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर हो जाए? वेपर प्रेशर के बराबर। एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो हम ये चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कि वाटर 88 डिग्री सेल्सियस जो है, 88 डिग्री सेल्सियस वो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाए। यानी 88 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट हो जाए जब एक्सटर्नल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। तो फॉर बॉइलिंग पॉइंट जो एक्सटर्नल प्रेशर है वही वेपर प्रेशर हो जाना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन ये है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वही वेपर प्रेशर हो जाना चाहिए। मतलब पीटी की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर। टोर की टर्म्स में अगर हम बात करें तो 760 टोर। यानी अब आपको एक सॉल्यूशन की कंपोजिशन बतानी है जिसका पीटी कितना होना चाहिए? 760 एक्स ए पी ए नॉट विच इज 900 प्लस एक्स बी पी बी नॉट विच इज 360। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है वो आप लोग जानते हो। और क्वेश्चन नंबर 22 में कंप्लीटली इमिसिबल, अगर दो लिक्विड्स इमिसिबल है, लेट से ये लिक्विड ए ये लिक्विड बी, तो इस कंटेनर में ये दोनों वैसे वेपराइज होंगे जैसे कंटेनर में केवल लिक्विड ए है या केवल लिक्विड बी है। बहुतों को ये डाउट आता है सर लिक्विड ए के ऊपर तो लिक्विड बी आ गया तो अब ए तो वेपराइज ही नहीं होगा। नहीं, ए तब भी वेपराइज होगा। अगर ये प्योर फॉर्म में है तो यहां पर प्रेशर पी ए नॉट और पी बी नॉट ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। प्रेशर तब चेंज होगा जब वो मिक्सअप हो जाए। तो कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड के केस में यहां पर अभी भी प्रेशर पी ए नॉट पी बी नॉट रहेगा। टोटल प्रेशर दोनों को ऐड कर दो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये भी बहुत अच्छा है। 20th क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत बार क्या लगता है कि पी ए नॉट पी बी नॉट दे रखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत अच्छा है, 21 भी बहुत अच्छा है, 22 भी बहुत अच्छा है।
क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आगरा ही होगा यार। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर आगरा ही होगा, बॉम्बे नहीं होगा। ठीक है। 13th में हिंट दे दो। आनंद बेटा रहने दो, जाके थोड़ा पहले 2+2 की हिंट लाओ, फिर मैं इसकी हिंट दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में हिंट चाहिए हमें। हद हो गई। चलिए S1 पर आ जाते हैं। 5 से लेके 11। सॉल्यूशन देखो, हो जाएगा 11th। नहीं बता रहा हूं, 11th नहीं बता रहा हूं। एट्थ भी नहीं बता रहा हूं। करो कैलकुलेशन करो बेटा, सब हो जाएगा। नहीं बता रहा हूं, एट्थ भी नहीं बता रहा हूं, नाइन्थ भी नहीं बता रहा हूं, 11th भी नहीं बता रहा हूं। घर उस लाइन को हटा दो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाइनरी, आइडियल सॉल्यूशन, टर्सरी, बाई, तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस लाइन से। और फर्क पड़ रहा है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। बाइनरी वर्ड का क्या मतलब होता है? बाइनरी का क्या मतलब होता है, खुद सोच लो। चलिए आगे बढ़िए। एक और क्वेश्चन दिया था मैंने S2 का, है ना। S2 का एक और क्वेश्चन दिया था 11th, जिसमें कहा जा रहा है कि हाफ ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। हो गया है क्या ये? किस किस का आंसर आ रहा है इसका बताओ। लास्ट क्लास में मैंने भी एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें कहा था कि ए के 0.5 मोल्स वेपराइज हुए हैं। यहां पर ये नहीं दे रखा कि ए के कितने वेपराइज हुए हैं, यहां ये दे रखा है कि टोटल आधा मोल, यानी 10 और 10 20 में से 10 मोल्स वेपराइज हो गए। लेकिन किसके कितने हुए ये नहीं पता, तो मान लेते हैं इसके Na वेपराइज हुए, इसके Nb वेपराइज हुए, तो वेपर में इसके Na और इसके Nb मोल्स है। हाँ, एक चीज हमें पता है, Na प्लस Nb का जो सम है वो 10 है। Na प्लस Nb का जो सम है वो 10 मोल्स है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हाफ ऑफ द सॉल्यूशन इज, हाफ ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो ये फाइनली हमारे पास लिक्विड और वेपर के अंदर ए और बी के मोल फ्रैक्शन है। और पी ए नॉट पी बी नॉट कितना दे रखा है? 200 और 100। फिर से इक्वेशंस बनाओ। वाई ए पी टी मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट, वाई ए एन ए अपॉन टोटल मोल्स। वेपर में भी टोटल मोल्स अब 10 है, लिक्विड में भी टोटल मोल्स अब 10 है। तो यहां अच्छी बात क्या है? डिवाइडेड बाय 10 इंटू पी टी। रिमेनिंग लिक्विड में मोल्स 10 माइनस एन ए अपॉन टोटल 10 ही होंगे, क्योंकि 20 में से 10 ऊपर चले गए, 10 नीचे रह गए। पी ए नॉट 200। इसी तरह से इक्वेशन बी के लिए भी बन जाएगी, 10 माइनस एन बी
अपॉन 10 इंटू 100 और दोनों का क्या ले लेंगे, रेशियो। तो रेशियो लेने पर Na अपॉन एन बी इक्वल्स टू 10 माइनस Na। और 10 माइनस एन बी को क्या लिख सकता हूं, एन ए। तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी एन ए स्क्वायर। इसको 10 माइनस एन बी, तो ये 10 माइनस एन ए का होल स्क्वायर इंटू 2। तो एन ए इक्वल्स टू 10 माइनस एन ए इंटू √2। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये एन ए की वैल्यू आ जाएगी 10√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √2। हाँ, थोड़ी वैल्यूज अजब इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है। यहां से आपको अब एन ए की वैल्यू पता चल गई। निकालना क्या है, पीटी की वैल्यू। तो इस एन ए को पुट कर दो तो हमें यहां पर इस पीटी की वैल्यू पता चल जाएगी। ये सॉल्यूशन है, इसी तरह से करना है। यहां पर इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से वापस अब आप ये एन ए और उसी तरह से एन बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। एन बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस √2, या नहीं 10 अपॉन 1 प्लस √2। ये एन बी की वैल्यू आ गई। और एन ए प्लस एन बी का सम करोगे तो वो टोटल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखो, जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है ना, उसको देखो, उसको ढंग से एक बार करो, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट उस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देखो, स्टेप्स को देखो क्या किया जा रहा है। अच्छा, सर ने ये स्टेप की, चलो हम भी ये कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप ये की, चलो हम भी ये कर लेते हैं। फिर सर ने नेक्स्ट स्टेप ये की, हम भी ये कर देते हैं। उस क्वेश्चन को ढंग से समझोगे, ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन दोनों ही एक जैसे हैं, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, चलो अब वापस लास्ट क्लास पर आता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दिया था, और ये कहा था कि क्या कहा था, याद है, 400 केल्विन पर 1 एटमॉस्फेयर, 400 केल्विन पर ओनली वेपर्स, 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन पर ओनली लिक्विड, 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन पर लिक्विड प्लस गैस। लेकिन ये सब तब है जब कंटेनर कौन सा होना चाहिए, पिस्टन लगा हुआ कंटेनर। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप प्रेशर की बात कर रहे हो तो अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं कि कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं 1 एटमॉस्फेयर मतलब कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, बाहर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर, बाहर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर ही होगा, राइट। तो यहां पर अब उसी चीज को हम यूज करेंगे। मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, एक लिक्विड और एक लिक्विड सॉल्यूशन जब वेपराइज होता है तो उसमें क्या डिफरेंस आता है।
तो किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी लिक्विड को वेपराइज करने के दो तरीके होते हैं। एक, या तो आप बाहर का प्रेशर कम कर दो, या दूसरा अंदर, बाहर का प्रेशर कम कर दो पहला, या दूसरा टेम्परेचर बढ़ा दो। तो पहले हम कर रहे हैं बाहर का प्रेशर चेंज करके। तो फर्स्ट पार्ट आप लिख सकते हो, बाय चेंजिंग एक्सटर्नल प्रेशर at constant temperature, at constant temperature। पहले समझते हैं वापस प्योर लिक्विड के लिए। फॉर प्योर लिक्विड, लेट से ये कंटेनर है और इस कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है, हमने इसमें पानी डाल दिया। H2O लिक्विड मान लेते हैं ये 373 केल्विन पर है, ठीक है। 373 पर सबको पता है कि पानी का वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। बाहर का प्रेशर भी कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। और अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर है, तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में इक्विलिब्रियम है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिस्टम इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी पूरा इक्विलिब्रियम है, लिक्विड और वेपर की क्वांटिटी कांस्टेंट है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये पानी और वेपराइज हो। अगर आप चाहते हो कि ये पानी और वेपराइज हो, तो हमें यहां बाहर का प्रेशर जो है वो कम करना होगा। लेट्स से मैंने बाहर का प्रेशर 1 से कितना कर दिया, 0.9। अब बताओ क्या होगा। बाहर का प्रेशर 1 से 0.9 कर दिया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया, प्रेशर चेंज कर दिया, टेम्परेचर अभी भी 373 है। क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई करो। पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अंदर का प्रेशर जैसे ही कम होगा, ये जो लिक्विड है वो अपने आप को वेपराइज करेगा, ताकि अंदर का प्रेशर फिर से किसके बराबर हो जाए, 1 एटमॉस्फेयर। क्योंकि पानी अगर 373 केल्विन पर है, तो अंदर का प्रेशर तो कितना रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर, राइट। अंदर अभी भी 1 एटमॉस्फेयर है, बाहर अभी भी 0.9। फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर अंदर का प्रेशर कम होगा, फिर पानी वेपराइज होगा, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर पानी वेपराइज होगा, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर पानी वेपराइज होगा। धीरे 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 सारा पानी वेपराइज हो जाएगा। जब तक अंदर पानी है, अंदर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन होगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब लास्ट ड्रॉप भी वेपराइज हो जाएगी। और अब जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो अंदर का प्रेशर 1 से कम होने लगेगा, 1.99, 0.98, 0.97 होते 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 फाइनली अंदर का प्रेशर भी 0.9 हो जाएगा। लेकिन तब तक सारा पानी वेपराइज हो चुका है। यानी अगर आपने बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से थोड़ा भी कम कर दिया, तो ये पानी पूरा वेपराइज हो जाएगा, पूरा वेपराइज हो जाएगा। हाँ, 0.99 करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, 0.9 करोगे तो कम टाइम में हो जाएगा, 0.8 करोगे तो और जल्दी हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। और यही 0.9 के बजाय 1.1 कर दो साहब, 0.9 के बजाय 1.1 कर दो। अब क्या होगा, अब ये पिस्टन नीचे आएगा, अब ये पिस्टन नीचे आएगा, क्योंकि अंदर प्रेशर है 1, बाहर हो गया 1.1, पिस्टन नीचे आएगा, वेपर्स कंडेंस होगी, पिस्टन नीचे आएगा, फिर वेपर्स कंडेंस होगी, धीरे 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 सारी वेपर्स कंडेंस हो जाएगी और ये पिस्टन लिक्विड की सरफेस को टच करेगा। मतलब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा है तो ओनली लिक्विड, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम है तो ओनली गैस। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर है तो लिक्विड प्लस गैस। समझ में आई मेरी बात?
सीधी सी बात है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा हुआ तो ओनली लिक्विड, एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हुआ तो ओनली गैस, और एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हुआ तो लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट करेगी, जैसा बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन ये तो बात थी एक प्योर लिक्विड के लिए। अब समझते हैं इसी को एक सॉल्यूशन के लिए। लेट्स से अब एक कंटेनर में जो है हमने ए और बी का एक सॉल्यूशन भर दिया, वही डेटा जो मैंने आपको दिए थे, और इसका वेपर प्रेशर कितना था 50 टोर या 50 mm ऑफ Hg। मान लेते हैं बाहर का प्रेशर भी कितना है 50 टोर, अंदर का प्रेशर भी कितना है 50 टोर, पूरा सिस्टम किसी स्टेट में इक्विलिब्रियम पे। लेकिन अब हमने क्या किया, बाहर का प्रेशर 49 टोर कर दिया, 50 से थोड़ा कम करके 49 टोर कर दिया। क्या होगा, अंदर का प्रेशर 50 टोर, बाहर का 49, पिस्टन ऊपर जाएगा, अंदर का प्रेशर कम होगा। जैसे ही अंदर का प्रेशर कम होगा ये सॉल्यूशन अपने आप को वेपराइज करेगा। लेकिन याद करो क्या लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में, जैसे ही एक सॉल्यूशन वेपराइज होता है उसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है। यानी राइट नाउ इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर 50 है, जैसे ही थोड़ा सा सॉल्यूशन वेपराइज होगा वो 50 नहीं 50 से थोड़ा कम हो जाएगा। मान लो 49.9, बाहर का तो 49 है, अंदर का 49.9, अभी भी पिस्टन ऊपर जाएगा। जैसे ही पिस्टन और ऊपर जाएगा अंदर का प्रेशर कम होगा, ये सॉल्यूशन और वेपराइज होगा, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर सॉल्यूशन और वेपराइज होगा। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी 49 हो जाएगा। तब ये सॉल्यूशन भी चाहता है कि अंदर प्रेशर 49 हो, पिस्टन भी चाहता है कि अंदर प्रेशर 49 हो। जैसे ही अंदर का प्रेशर 49 होगा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। यानी यहां पर क्या होगा कि ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां तो पूरा ही चला गया था, पूरा सॉल्यूशन वेपराइज हो गया था, बट यहां ऐसा नहीं होगा। यहां थोड़ा सा सॉल्यूशन वेपराइज होगा और जैसे ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 49 आएगा सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या यहां पूरा सॉल्यूशन वेपराइज हो जाएगा? नहीं होगा। यहां तो 0.99 भी कर दोगे तो पूरा वेपराइज हो जाएगा, बट यहां पूरा वेपराइज नहीं होगा। क्यों पूरा वेपराइज नहीं होगा? क्योंकि यहां जब सॉल्यूशन वेपराइज होता है तो उसका धीरे धीरे वेपर प्रेशर कम होता है, जबकि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता। इसका वेपर प्रेशर तो थ्रू आउट ही 1 है। बाहर का आपने 0.9 कर दिया तो हमेशा अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा, इसीलिए पूरा वेपराइज हो गया, लेकिन यहां नहीं हुआ। अब आप चाहते हो कि यहां ये सॉल्यूशन और वेपराइज हो तो बाहर का प्रेशर आपको कितना करना पड़ेगा? 48 टोर। बाहर का प्रेशर 48 टोर कर दिया आपने। अब क्या होगा, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर सॉल्यूशन वेपराइज होगा और थोड़ी देर के बाद फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब ऐसे करते करते सोचो मैंने बाहर का प्रेशर कर दिया 45 टोर। डेटा याद है लास्ट क्लास का? अगर आपने बाहर का प्रेशर 45 टोर कर दिया, ये सॉल्यूशन वेपराइज होगा, धीरे धीरे अंदर का प्रेशर कम होगा और जैसे ही अंदर के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 45 टोर होगा फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन क्या था उसके अकॉर्डिंग जब ए के 0.5 मोल्स वेपराइज होंगे, बी के 0.25 मोल्स वेपराइज होंगे, तब अंदर का प्रेशर 45 टोर हो जाएगा। तब अंदर का प्रेशर 45 टोर हो जाएगा। यानी इस सिचुएशन पर ए के 0.5 और बी के 0.25 मोल्स वेपराइज हो जाएंगे। और अब अगर हमने बाहर का प्रेशर कर दिया 37.5, कब आया था याद है लास्ट क्लास में? 37.5 प्रेशर जब एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची थी। जब एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची थी तब बाहर का प्रेशर, तब वेपर प्रेशर कितना आया था? 37.5। तो अगर आपने बाहर का प्रेशर कर दिया 37.5 तो अंदर का प्रेशर भी हो जाएगा 37.5 और लास्ट ड्रॉप बचेगी। और जैसे ही आपने बाहर का प्रेशर 37.5 से थोड़ा भी कम किया पिस्टन और ऊपर जाएगा और वो लास्ट ड्रॉप भी वेपराइज हो जाएगी। अब मान लो आपने बाहर का प्रेशर 37 कर दिया और कम कर दिया, अब कुछ वेपराइजेशन नहीं हो रहा है, वेपराइजेशन तो सारा हो चुका है। अब अगर आपने बाहर का प्रेशर और कम किया तो सॉल्यूशन केवल एक्सपेंड हो रहा है,
वेपर्स केवल एक्सपेंड हो रही है। 37 से 36 कर दिया, वेपर्स और एक्सपेंड हो गई। 36 से 35 कर दिया, वेपर्स और एक्सपेंड हो गई। 37.5 तक 37.5 तक वेपराइजेशन हो रहा था, वेपराइजेशन हो रहा था। लेकिन अब 37.5, गलत लाइन बोल दी शायद, 37.5 तक, यस सही लाइन बोली थी, सॉरी, 37.5 तक लिक्विड जो है वो वेपराइज हो रहा था। सप्तांशी हो ना, तुम क्लास छोड़ के भाग जाओ, तुम्हें इतने एटिकेट्स नहीं है कि चलती हुई क्लास में तुम्हें और कुछ कमेंट लिखना होता है। पीडीएफ नहीं है तो वीडियो नहीं देख सकते तुम, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है। वो था या नहीं था? बट यहां कुछ पढ़ा रहे हो, इनके फालतू के कमेंट आ जाएंगे बीच में। पढ़ना कुछ होता नहीं है, समझना कुछ होता नहीं है, इसीलिए तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आता बेटा। जब कुछ ढंग की चीज समझा रही होती ना, तुम्हारे दिमाग कहीं और डोल रहा होता है, वो तो तुम सुनते नहीं हो, और तुम्हें बीच बीच में कुछ कमेंट करने की आदत है। कुछ समझ में नहीं आएगा, पीडीएफ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पीडीएफ नहीं आया उसके कारण डेटा याद नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं होगा ना। बाकी फालतूगिरी जरूर देख लेंगे यूट्यूब पर। आज के बाद कोई कमेंट मत करना, क्लास करनी तो चुपचाप करना, नहीं तो कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो 37.5 तक तो सॉल्यूशन जो है वो वेपराइज हो रहा था, लेकिन उसके बाद अब वेपर्स केवल एक्सपेंड हो रही है। 37 से 36 कर दिया और एक्सपेंड हो गई, 36 से 35 कर दिया और एक्सपेंड हो गई। अब आप वापस रिवर्स में सोचो, रिवर्स में सोचो। 35 से आपने वापस प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया, यानी बाहर का प्रेशर 35 से 36 कर दिया। क्या होगा, जो भी पिस्टन है वो नीचे आएगा, वेपर्स थोड़ी कंप्रेस होगी, केवल कंप्रेस होगी। 36 के बाद 37 कर दिया, वेपर्स और कंप्रेस होगी। जैसे ही 37.5 करोगे, पहली ड्रॉप लिक्विड की बनेगी, पहली ड्रॉप लिक्विड की बनेगी 37.5 पर। जब वेपर से पहली ड्रॉप लिक्विड की बनती है ना, तो इस पॉइंट को बोला जाता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट, जब वेपर से पहली ड्रॉप लिक्विड की बनती है उसे बोला जाता है ड्यू पॉइंट। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ड्यू पॉइंट का प्रेशर निकालो। ड्यू पॉइंट मतलब पहली ड्रॉप लिक्विड की बनी है, थोड़ी सी थोड़ा सा लिक्विड बना है, मतलब इस पॉइंट पर वाई ए वाई बी पता है आपको। पॉइंट जैसे इस क्वेश्चन में 0.5 पीटी निकाल सकते हो, विच इज 37.5। अब मैंने वापस से बाहर का प्रेशर 45 कर दिया। सपोज अगर आपने बाहर का प्रेशर 45 कर दिया तो ए के 0.5 मोल्स और बी के 0.75 मोल्स कंडेंस हो जाएंगे। ए के 0.5 और बी के 0.75, यानी वेपर में ए के 0.5 मोल्स रहेंगे, बी के 0.25 मोल्स रहेंगे। यानी सब कुछ वापस रिवर्स में हो रहा है। अब अगर आपने बाहर का प्रेशर 50 टोर कर दिया ना, तो अंदर थोड़ी सी वेपर्स बचेगी, थोड़ी सी वेपर्स बचेगी और बाकी सारी वेपर्स कंडेंस हो जाएगी। और जैसे ही बाहर का प्रेशर 50 से ज्यादा किया, वो थोड़ी सी वेपर्स भी कंडेंस हो जाएगी, सारी वेपर्स लिक्विड में रहेगी, सारी वेपर्स जो है वो लिक्विड में रहेगी। यानी अगर बाहर का प्रेशर 50 टोर से ज्यादा, राइट नाउ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर जो है 50 टोर से ज्यादा है, ये 50, तो कह सकते हो कि ओनली लिक्विड।
अगर 37.5 से कम है तो ओनली गैस, और इन बिटवीन अगर था तो कुछ अमाउंट लिक्विड भी थी, कुछ अमाउंट गैस भी थी। लिक्विड में भी ए और बी दोनों था, गैस में भी ए और बी दोनों है, यानी इन बिटवीन सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में भी होगा और गैसेस स्टेट में भी होगा। लिक्विड में भी ए और बी दोनों होंगे, गैसेस में भी ए और बी दोनों होंगे। लेकिन यहां पर क्या आ रही है, एक रेंज आ रही है, यहां पर एक रेंज हमें मिल रही है कि इससे ज्यादा प्रेशर है तो पूरा लिक्विड, इससे कम है तो पूरी गैस, और इस रेंज में भी, इस रेंज में अगर प्रेशर है तो लिक्विड प्लस गैस दोनों होंगे। लिक्विड में भी ए और बी दोनों है, गैस में भी ए और बी दोनों है, उस और उनकी कंपोजिशन सेम नहीं होगी। एक्स से एक्स बी, वाई ए वाई बी की वैल्यू अलग होगी। जबकि एक प्योर लिक्विड के केस में क्या हो रहा है, प्योर लिक्विड के केस में एक पर्टिकुलर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है तो ओनली लिक्विड, यानी वेपर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है तो ओनली लिक्विड, वेपर प्रेशर से कम है तो ओनली गैस। जैसे 1 एटमॉस्फेयर से कम है तो ओनली गैस, 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा है तो ओनली लिक्विड। यहां कोई रेंज नहीं आ रही है, यहां रेंज आ रही है। और एक सॉल्यूशन के केस में हमेशा एक रेंज आएगी, एक सॉल्यूशन के केस में हमेशा रेंज आएगी। और सोचो आप, ये रेंज जो आपने यहां पर लिखी है 50 और 37.5, 50 और 37.5, ये 50 कैसे आया था? 50 कप का प्रेशर है जब एक ड्रॉप लिक्विड, सॉरी थोड़ी सी वेपर्स बची हुई है। 50 कप का प्रेशर था जब थोड़ी सी वेपर्स बनी है या थोड़ी सी वेपर्स बची हुई है। इस पॉइंट पर आपको एक्स से एक्स बी पता है और यहां से आप पीटी निकाल सकते हो। इस पॉइंट पर x से एक्स बी हमें पता है 1/2, 1/2। याद करो, मैंने इसीलिए कहा था सारे डेटा इस क्वेश्चन के याद होने चाहिए। ये 50 जो हमने निकाला वो इस फॉर्मूले से निकाला, तब हमें x से भी पता था, एक्स बी भी पता था, और थोड़ी सी वेपर्स थी, थोड़ी सी वेपर्स, बाकी सारा लिक्विड। और ये 37.5, इस पॉइंट पर हमें वाई ए वाई बी पता है। 37.5 कब का प्रेशर है? जब लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची हुई है। जब लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची हुई है तब आपको वाई ए वाई बी पता है। वाई ए वाई बी तो आप इससे पीटी निकाल सकते हो। और इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो ये एक्स से है वही ये वाई ए है, जो ये एक्स बी है वही ये वाई बी है। हाँ, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। ये अलग सिचुएशन पर है, ये अलग सिचुएशन। इस सिचुएशन का वाई ए वाई बी कुछ और होगा, इस सिचुएशन का एक्स से एक्स बी कुछ और होगा, ये ध्यान रखना। तो ये इनिशियल स्टेज पर है, ये फाइनल स्टेज पर है। तो अब कभी भी आपको, अगर कभी भी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उसके लिए कहता हूं कि यार इसकी रेंज फाइंड आउट करो जिसके बीच में सॉल्यूशन लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, वो रेंज अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूले लगाओ। जो यहां एक्स से एक्स भी पुट कर रहे हो वही यहां पर वाई ए वाई बी की जगह पुट कर दो। एक पीटी यहां से, दूसरा पीटी यहां से, और कह दो ये वो रेंज होगी। समझ में आई बात? यानी यही दोनों फॉर्मूले लगेंगे। जो एक्स से एक्स बी की वैल्यू यहां पुट करोगे वही वैल्यू यहां पर वाई ए वाई बी की जगह पुट कर दो। उससे आपको रेंज पता चल जाएगी। ये वाला प्रेशर ऊपर वाला, मतलब इससे ज्यादा तो लिक्विड, इससे कम तो गैस। तो जब भी हमें ये रेंज फाइंड आउट करनी होगी, यही फॉर्मूले, हमें दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। राइट? अब इसी चीज को हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। इसी चीज को अब हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। ग्राफिकली कैसे, वो समझाता हूं यहां पर। तो यहां पर जैसा मैंने पहले भी इस तरह का एक बॉक्स डायग्राम बनाया था, ये ए का मोल फ्रैक्शन 0 और यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन है 1, मतलब यहां प्योर ए और यहां प्योर बी भी कह सकते हो। लेकिन एक काम करते हैं, राइट नाउ मैं इसको जेड से लिख रहा हूं। मोल फ्रैक्शन ही है, लेकिन ना तो एक्स लिखा ना वाई लिखा। क्यों नहीं लिखा वो अभी समझ में आ जाएगा। ये मोल फ्रैक्शन ही है। यहां
ZA1, यहां ZA0, इस तरफ जाने पर A का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इस तरफ आने पर B का बढ़ रहा है। अगर मेरे पास प्योर A है, मेरे पास प्योर A है, तो ये उसका वेपर प्रेशर है। जैसे इस क्वेश्चन में वो कितना था, 75, इस क्वेश्चन में था वो 75। तो अगर प्योर ए कंटेनर में है और एक्सटर्नल प्रेशर 75 से ज्यादा है तो ओनली लिक्विड, और एक्सटर्नल प्रेशर 75 से कम है तो ओनली गैस। राइट? यही मान लो आपके पास प्योर ए नहीं प्योर बी है, तो उसका वेपर प्रेशर कितना था, 25। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 25 से ज्यादा तो ओनली लिक्विड, और 25 से कम तो ओनली गैस। यही अभी डिस्कस किया था कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा है तो ओनली लिक्विड, वेपर प्रेशर से कम है तो ओनली गैस। वही चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्योंकि ये प्योर ए है, ये प्योर बी है, तो प्रेशर पी ए नॉट से ज्यादा तो ओनली लिक्विड, पी ए नॉट से कम तो ओनली गैस। लेकिन इन केस ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या आई थी, एक रेंज आई है, एक रेंज आई है। और वो जो रेंज के पॉइंट्स थे 50 और 37.5, ये पॉइंट है 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी इससे ज्यादा प्रेशर है तो ओनली लिक्विड, इससे कम प्रेशर है ओनली गैस, इससे ज्यादा प्रेशर है तो ओनली लिक्विड, इससे कम प्रेशर है तो ओनली गैस। राइट? तो अब यहां पर सॉल्यूशन के केस में हमेशा क्या मिल रही है, हमें एक रेंज मिल रही है। ये तब है जब इनिशियली ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना था, 0.5, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है। जब ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना था, 0.5। अगर आप ए और बी का मोल फ्रैक्शन चेंज करोगे तो ये रेंज भी बदल जाएगी। एक्स से एक्स बी की वैल्यू चेंज करोगे तो ये रेंज भी बदल जाएगी। मान लो किसी और मोल फ्रैक्शन पर ये 2 पॉइंट्स आते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इससे ज्यादा प्रेशर है तो ओनली लिक्विड, इससे कम प्रेशर है तो ओनली गैस। यहां पर अगर हम बात करें तो इससे ज्यादा प्रेशर है तो ओनली लिक्विड, इससे कम प्रेशर है तो ओनली गैस। राइट? अब आप सोचो ये ऊपर वाले सारे पॉइंट कौन सी इक्वेशन से आ रहे हैं, ऊपर वाले सारे पॉइंट्स कौन सी इक्वेशन से आ रहे हैं, पी टी इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। इसको हम चाहें तो एक्स ए की टर्म में ही भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको एक्स बी को भी एक्स ए की टर्म में लिख देता हूं, जो मैंने पहले भी किया हुआ है, तो यहां पर ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, पी बी नॉट प्लस एक्स ए कॉमन, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। मतलब ऊपर वाला जो प्रेशर है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि हम पहले भी प्लॉट कर चुके हैं, तो अगर मैं ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देता हूं तो वो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और वो स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसी इक्वेशन को। यानी ये किसके बीच में इक्वेशन हो गई, पीटी वर्सेस एक्सए, पीटी वर्सेस एक्सए। राइट? ये इक्वेशन किसके बीच में, पीटी वर्सेस एक्सए। ये लाइन क्या बता रही है अब आपको, ये लाइन क्या बता रही है। अब मान लो आप कहते हो कि सर मेरे पास तो एक सॉल्यूशन है जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.7 लेट से, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये प्रेशर निकालो। मान लो ये प्रेशर कुछ आ जाता है 70,
ये प्रेशर आता है 70, तो कह दूंगा कि इस 70 से ज्यादा प्रेशर है तो पूरा लिक्विड होगा, इससे ज्यादा प्रेशर है तो पूरा लिक्विड। मान लो ये मोल फ्रैक्शन है 0.3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये प्रेशर फाइंड आउट करो। लेट से ये प्रेशर आता है 35, इसका मतलब इससे 35 से ज्यादा प्रेशर है तो ओनली लिक्विड, यानी इसके ऊपर अगर, इस लाइन के ऊपर अगर प्रेशर है तो केवल लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन होगा, गैसियस फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन अगर नीचे वाले सारे पॉइंट्स को मिलाएं तो नीचे वाले पॉइंट्स कौन सी इक्वेशन से आ रहे हैं? क्या वो भी इससे आ रहे हैं क्या? नहीं, वो किससे आ रहे हैं? 1/pt इक्वल्स टू वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट। इसको भी वाई ए की टर्म्स में लिख सकते हो, और यहां से साफ दिख रहा है कि ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, पीटी वर्सेस वाई ए। तो यहां पर अगर मैं नीचे वाले सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूं तो वो कुछ इस तरह से कनेक्ट होंगे, वो इस तरह से कनेक्ट होंगे। मतलब ये वाला कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीटी वर्सेस वाई ए, पीटी वर्सेस वाई ए। तो ये तो हो गया पीटी वर्सेस एक्स ए, ये हो गया पीटी वर्सेस वाई ए। मतलब इससे कम प्रेशर है, इससे कम प्रेशर है तो ओनली गैस, इससे कम प्रेशर है तो ओनली गैस, इससे कम प्रेशर है तो ओनली गैस। लेकिन ध्यान रखना कौन से सॉल्यूशन की बात करो, हमेशा पहले ये देखो इस सॉल्यूशन के लिए ये 2 पॉइंट काम के, 0.5 वाले के लिए इन दोनों पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। 0.7 सॉल्यूशन जिसका मोल फ्रैक्शन 0.7 है उसको इस दोनों पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। ये अगर सॉल्यूशन है तो ये 2 पॉइंट्स है, यानी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये 2 पॉइंट्स आपको क्या बताएंगे? रेंज। मान लो ये 70 ये 60, तो मुझे क्या पता चल गई? रेंज पता चल गई, और रेंज पता चल जाएगी। मैंने यहां जेड ए क्यों लिखा है आपको पता है? जेड ए इसलिए लिखा क्योंकि ये ऊपर वाला जो कर्व है वो पीटी वर्सेस एक्स ए का है, नीचे वाला कर्व पीटी वर्सेस वाई ए का है। तो एक्स एक्सिस पर क्वेश्चन आता है कि सर एक्स ए है या वाई ए है, तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि कर्व कौन सा है। अगर ऊपर वाले कर्व को आप कंसीडर कर रहे हो तो एक्स ए, नीचे वाले कर्व को कंसीडर कर रहे हो तो वाई ए। अब इस कर्व का फायदा क्या है, इस कर्व का एडवांटेज क्या है? कि मान लो किसी को राउल्स लॉ नहीं पता, साहब राउल्स लॉ क्या होता है, उसको मैथमेटिक्स कुछ नहीं पता उसके पास, लेकिन ये ग्राफ है, और उससे अगर कोई पूछे कि बताओ 0.3 मोल फ्रैक्शन वाला हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन है 0.3, तो इस सॉल्यूशन के लिए वो रेंज फाइंड आउट करो, तो वो कुछ नहीं करेगा। 0.3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन, ये 2 इंटरसेक्शंस आएंगे, इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकाल लो? प्रेशर जो भी आ रहा है 35 या ऊपर नीचे, ये 2 प्रेशर जो आए हैं वो क्या आ गई? हमारी रेंज आ गई। हमें वो रेंज पता चल जाएगी, खत्म, कुछ नहीं करना, वो रेंज पता चल जाएगी, दैट्स इट। उनको इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? यहां से आपको वो रेंज पता चल जाएगी। इक्वेशन 2, इक्वेशन भी हमें तो सब पता होना चाहिए, हमें इक्वेशंस भी पता होनी चाहिए, ग्राफ भी पता होना चाहिए, लेकिन ये उनके लिए है जिनको ज्यादा नहीं पता, फिर भी उनका काम चल जाता है, फिर भी उनका काम चल जाता है। तो अब ऊपर वाला कर्व पीटी वर्सेस एक्स ए, नीचे वाला पीटी वर्सेस वाई ए, ये कर्व बनाओ। एक्स एक्सिस पर एक्स ए भी है, वाई ए भी है। इस व्हाइट वाले कर्व की बात होगी तो एक्स ए, येलो वाले कर्व की बात हो रही तो यहां वाई ए। ठीक है, अभी मैं और कुछ समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि यही था, इसमें अभी बहुत सारी बातें हैं। अभी तो ये हम प्रेशर के साथ वेरिएशन डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद टेम्परेचर के साथ करेंगे, और एक्चुअल में जो ज्यादातर कर्व यूज होते हैं वो टेम्परेचर वाले होते हैं, प्रेशर वाले उतने यूज नहीं होते हैं, टेम्परेचर वाले कर्व ज्यादा यूज होते हैं। तो अभी तो हमें टेम्परेचर वाला कर्व भी प्लॉट करना है। अभी 50% काम हुआ है, 50% काम हुआ है, 50% बाकी है। वंश, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो बेटा।
हाँ सचिन, बिल्कुल सही बिल्कुल सही समझे हो आप कि इस ग्राफ से हम रेंज निकाल सकते हैं। अभी तक तो मैंने यही बताया, बट और भी चीजें है जो आप इस ग्राफ से समझ सकते हो। सिद्धार्थ एग्जामिनर है भाई, एग्जामिनर की इच्छा करेगी जिस पर क्वेश्चन देगा। हो सकता है इक्वेशन पर क्वेश्चन दे, हो सकता है ग्राफ पे दे। अगर इस पर क्वेश्चन बन सकता है तो इस पर भी दे सकता है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है तो इस पर भी दे सकता है। एग्जामिनर है भाई वो, हमसे थोड़ी पूछेगा कि अच्छा तुम्हें कौन सा आता है बताओ, तुम्हें ये इक्वेशन वाला आता ना तो मैं इक्वेशन पे दूंगा, ग्राफ वाला आता तो ग्राफ पे दूंगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। अब एक और पॉइंट बता रहा हूं, ये तो एक चीज पता चली कि रेंज हमें पता चल जाएगी किसी भी सॉल्यूशन के लिए। रेंज क्या है हर एक सॉल्यूशन के लिए, ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं। लेट्स से फॉर हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, m और c कांस्टेंट है। अगर मुझे x पता है तो मैं y निकाल सकता हूं, और y पता है तो x भी निकाल सकता हूं। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम सबको होती है, x पता हो y निकालने में बड़ा आसानी से लगता है, और y पता और कहो x निकालो तो वैसे नया कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है। इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली समझूं, लेट्स से ये स्ट्रेट लाइन की कोई इक्वेशन है। अगर x की वैल्यू पता है, ये x की कोई वैल्यू है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कुछ ये आएगी साहब, ये x तो ये y। यानी मुझे x की किसी वैल्यू पर y की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे? पहले एक वर्टिकल लाइन फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। x1 पर ये y1, किसी और x की वैल्यू पर ये y हो जाएगा। यही करेंगे हम कि x अगर इतना है तो y इतना होगा, x अगर इतना है तो y इतना होगा। और अगर मुझे y की वैल्यू पता और x की वैल्यू निकालनी, तो क्या करूंगा? पहले हॉरिजॉन्टल लाइन फिर वर्टिकल लाइन। अगर y पता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन फिर वर्टिकल लाइन, x पता है तो पहले वर्टिकल लाइन फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। यही गेम खेलना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली, सुनना अच्छी तरह से, बहुत ढंग से समझा रहा हूं, बहुत आसानी से आसान करके समझा रहा हूं, बहुत सिंप्लीफाई वे में समझा रहा हूं। ढंग से सुनोगे तो समझ में आएगा, और बहुत जगह काम आएगा, ये मैं बता दूं, बहुत जगह काम आएगा। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं ना, ये केवल ऐसा नहीं कि जेई तक लिमिटेड है, ये आगे भी बहुत जगह आपको ये बहुत हेल्प करेगा। जो मैं बेसिक बता रहा हूं, ये सब बहुत फंडामेंटल चीजें हैं जो आगे पता नहीं कितनी जगह यूज होगी। अगर आप कुछ रिसर्च करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, पीएचडी करते हो आउट ऑफ इंडिया जाके, तो इन सब में एमएस करते हो, पीएचडी करते हो, तो बहुत बहुत जरूरी है ये सब के लिए। ठीक है, अभी बहुत सारी बातें आएंगी। अजीरुल सर, जैसा आपने आप पढ़ा रहे हो वैसा तो नहीं पढ़ाया था मुझे, बट अभी बहुत सारी चीजें आएगी, देखते रहो तुम। मैं कहता रहा हूं, बहुतों को इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होता कि इस चैप्टर में होता क्या। बहुतों को ये पता है बस राउल्स लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, खत्म। उन्हें यही लगता है इस चैप्टर में इतना ही है। अब यहां पर वापस आते हैं, ये बात समझ में आई। अब हमारे पास ये फॉर्मूला पी टी इक्वल्स टू पी बी नॉट प्लस एक्स से पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ठीक है, वही वाली बात है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन पता है, किसी सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन पता है, तो मैं पीटी निकाल सकता हूं। यहां से हम पीटी निकाल सकते हैं। या अगर पीटी पता है
तो उस मोमेंट पर लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन क्या है वो भी निकल जाएगा। पीटी पुट कर दो एक्स से आ जाएगा, एक्स से पुट कर दो पीटी आ जाएगा, एक्स पुट कर दो वाई आ जाएगा, वाई पुट कर दो एक्स आ जाएगा। तो अगर मुझे पीटी पता हो तो मैं एक्स से फाइंड आउट कर सकता हूं। उसी तरह से इस वाली इक्वेशन से वाई ए फाइंड आउट कर सकते हैं। वाई, अभी तो मैं इसको वाई बी लिख रहा हूं, राइट। तो अब आप सोचो, लेट से मैं आपको कह देता हूं इसी क्वेश्चन में कि मैंने बाहर का प्रेशर 40 कर दिया, जो डेटा थे उसी की बात कर रहा हूं, बाहर का प्रेशर 40 कर दिया। आपको पता है जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें रेंज क्या आएगी, 37.5 से लेके 50 तक। अब अगर मैंने बाहर का प्रेशर 40 किया हुआ है तो कुछ सॉल्यूशन वेपराइज होगा, कुछ नहीं होगा। लिक्विड में भी एक्स ए एक्स बी होंगे कुछ, और वेपर में भी वाई ए वाई बी कुछ होंगे। तो अगर बाहर का प्रेशर 40 टोर है तो यहां अंदर का प्रेशर भी कितना होगा 40, तब जाके पिस्टन रुक जाएगा। बाहर का 40, अंदर का भी 40, सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा। यानी जब अंदर का प्रेशर 40 होगा, पीटी की वैल्यू 40 होगी, तब पिस्टन रुक जाएगा। पीटी पता है तो यहां से एक्स से निकाल लो, एक्स से पता है तो एक्स बी भी आ जाएगा, और उसी तरह से यहां से हम वाई ए वाई बी भी निकाल सकते हैं। यानी मैथमेटिकली किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर पर एक्स से एक्स बी वाई ए वाई बी क्या होंगे वो आप इन्हीं ग्राफ से, इन्हीं इक्वेशन से निकाल सकते हो। वही वाली बात हो गई, पहले एक्स से वाई ए पता था तो हमने पीटी निकाला, अब पीटी पता तो यहां से एक्स निकाल रहे हैं, वाई पता है तो एक्स निकाल रहे हैं। अब इसी चीज को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आप सोचो, या तो हम मैथमेटिकली करें, अदरवाइज ग्राफिकली भी किया जा सकता है। इसी चीज को ग्राफिकली भी किया जा सकता है। ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं वो बता रहा हूं। तो ये हमारी पीटी वर्सेस एक्सए की इक्वेशन है। पीटी वर्सेस एक्सए यानी इसी चीज, इसी की इक्वेशन है ये, इसी को ग्राफिकली हमने प्लॉट किया हुआ है। ये पी ए नॉट और ये पी बी नॉट। अब मुझे पीटी की वैल्यू पता है, ये पीटी वर्सेस एक्सए की इक्वेशन है। अगर मुझे पीटी पता है कि लेट से ये प्रेशर है 40, तो अगर ये 40, ये प्रेशर 40 टोर है तो ये वैल्यू मुझे क्या दे देगा, एक्सए। ये मुझे क्या दे देगा, एक्सए, राइट। हाँ या ना। और नीचे वाला कर्व जो है, दूसरा वाला कर्व, वो मुझे क्या देगा, वाई ए। वो मुझे क्या दे देगा, वाई ए। मतलब मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को ऐसे एक्सटेंड करूंगा तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो मुझे क्या दे रहा है, एक्स से। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे क्या दे देगा, वाई ए। मैंने दोनों को एक ही साथ किया है। मतलब आपके पास इस कंपोजिशन का कोई सॉल्यूशन है, इस कंपोजिशन का कोई सॉल्यूशन है 0.5। ये उसकी दो रेंज थी। ये उसकी दो रेंज थी, यानी एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। ये प्रेशर कितना था 50, ये प्रेशर कितना था 37.5, लेकिन हमने किस प्रेशर पर उसको रखा, 40 पर। तो 40 पर ये तो क्लियर हो गया कि कुछ सॉल्यूशन वेपराइज होगा, कुछ नहीं होगा। वेपर में भी ए और बी दोनों होंगे, लिक्विड में भी ए और बी दोनों होंगे, ये भी पता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि लिक्विड में ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वेपर में ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। या तो आप इक्वेशन से निकालो, नहीं तो यहां से भी कर सकते हो। कैसे, अगर आपने प्रेशर 40 है तो 40 के कोरस्पॉन्डिंग एक हॉरिजेंटल लाइन,
जैसे यहां पर y की वैल्यू पता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक हॉरिजेंटल लाइन, तो ये वाला कर्व आपको किसकी वैल्यू दे देगा, xa की, तो ये 40 के कॉरेस्पॉन्डिंग हॉरिजेंटल लाइन, ये वाला कर्व किसकी वैल्यू दे देगा, xa की, यानी रिमेनिंग लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन, और ये वाला पॉइंट किसकी वैल्यू दे देगा, जो वेपराइज हुआ है उसमें ए का मोल फ्रैक्शन। ये रिमेनिंग लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन, ये जो वेपराइज हुआ है उसमें ए का मोल फ्रैक्शन दे देगा। अगर प्रेशर 40 के बजाय 41 है, 41 के कोरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, 42 है 42 के कोरस्पॉन्डिंग करो, 43 है 43 के कोरस्पॉन्डिंग करो। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना वो प्रेशर इसी रेंज के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं रह गया। प्रेशर इसी रेंज में होना चाहिए, 37.5 से 50 के बीच में, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। अगर 50 से ज्यादा है फिर तो कह दो पूरा का पूरा लिक्विड, कुछ भी वेपराइज नहीं होगा। 37.5 से कम है, कह दो पूरा का पूरा वेपराइज हो जाएगा, कुछ भी लिक्विड की फॉर्म में नहीं बचेगा। लेकिन अगर 37.5 से 50 के बीच में है तो कुछ वेपर्स और कुछ लिक्विड, और यहां से आप एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी फाइंड आउट कर सकते हो और वैल्यूज निकाली जा सकती। क्वेश्चन क्या बनेंगे अब वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर लेट से अगर मैं यहां इसकी कुछ वैल्यू देता हूं, ये 0.6, ये मान लो 0.3, तो क्वेश्चन क्या आएंगे, अगर 0.5 इस सॉल्यूशन को, जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.5, इसको 40 टॉर प्रेशर पर रखा जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर 40 टॉर अप्लाई किया जाता है, तो बताइए एक्स से वाई ए की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर मैं बता दूं, ये 0.5 क्या है, जो इनिशियली आपने सॉल्यूशन लिया है उसके अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन, तो इनिशियली ए का मोल फ्रैक्शन भी 0.5, बी का मोल फ्रैक्शन भी 0.5 इनिशियली, और एट 40 टोर, एट 40 टोर, ऐसे रैंडम डेटा ले रहा हूं, ध्यान रखना, इस कैलकुलेशन नहीं की है मैंने। एट 40 टोर जो बचा हुआ लिक्विड है उसके अंदर ए का मोल फ्रैक्शन 0.3, तो बी का मोल फ्रैक्शन 0.7, और जो वेपर्स बनी है उसमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.6 और बी का मोल फ्रैक्शन 0.4 हो जाएगा। और अगेन देख सकते हो आप यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन जो पहले 0.5 था, वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, 0.5 से ज्यादा हो गया, क्योंकि ए ज्यादा वोलेटाइल है। जो ए का मोल फ्रैक्शन 0.5 था, वेपर में 0.6 हो गया। लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कम हो गया, यही मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। जो मोर वोलेटाइल होता है रिमेनिंग लिक्विड में, उसका मोल फ्रैक्शन कम होता जाता है, एक्स से कम हो रहा है, वाई ए बढ़ रहा है। केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है भाई। यस, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई फॉर्मूले नहीं लगाना है, डायरेक्ट ग्राफ पेपर हो, आप इजीली ये डेटा ले सकते हो। और आजकल सारा डेटा इसी तरह से सब कुछ सॉफ्ट यानी कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट जब रिसर्च करते ना तो उन्हें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। एक साइंटिस्ट जब रिसर्च करता ना तो रिसर्च में उससे फिजिक्स, केमिस्ट्री, अच्छी खासी मैथ सबकी जरूरत पड़ती है। अब सीरियसली बता रहा हूं, आपने बहुत बार देखा हो ना, कोई भी नोबेल प्राइज भी मिलता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, आपने देखा होगा किसी एक साइंटिस्ट को नहीं मिलता। एक रिसर्च जब होती है तो उस पर बहुत सारे साइंटिस्ट को एक साथ नोबेल प्राइज दिया जाता है। और आप देखते भी हो कि कोई वो साइंटिस्ट एक जगह नहीं रहता, वो कहीं एक किसी एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक यूएस में है, एक कहीं जर्मनी में है, अलग अलग होता है क्या, सब अपनी अपनी रिसर्च कर रहे हैं। मैंने कुछ रिसर्च की, उससे कुछ रिजल्ट्स निकल के आए, वो रिजल्ट्स कोई और यूज कर रहा है, उन रिजल्ट्स को कोई और यूज कर रहा है, मैं वहां से किसी और रिजल्ट को यूज कर रहा हूं। तो मैथ्स की बहुत सारी कैलकुलेशन है, बस सपोज करो मुझे उतनी मैथ्स नहीं आती, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में डेटा डालो, वो रिजल्ट देगा। अब किसी को ये नहीं पता सारा राउल्स लॉ क्या होता है, लेकिन उसे ये पता करना है कि यार इस सॉल्यूशन की रेंज क्या होगी, एक्स से एक्स वाई वाई भी क्या होगा, उसके पास ये ग्राफ पेपर है, वो कंप्यूटर के अंदर यहां पर कर्सर रखेगा, जैसे यहां कर्सर रखेगा इस पर्टिकुलर प्रेशर पर, खट से वो कंप्यूटर आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। हाँ, इनकी भी प्लानिंग, इनके भी सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं कंप्यूटर इंजीनियर को।
और अच्छी बिकते हैं अच्छे खासे रुपए में। इनके भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर इनके भी सॉफ्टवेयर बनाता है और फिर बेचता है आराम से, कि जिसको चाहिए डेटा यूज करो। लिख लिया ये आप लोगों ने? चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं। अभी थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं ए को ही ज्यादा वॉलेटाइल मान रहा हूं, अदरवाइज बी भी वो ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। लेकिन अभी थोड़ा आसान रखते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। बताइए, एट 30 टॉर्क एक्स से एक्स बी वाई ए वाई बी की वैल्यू क्या होगी? और एट 30 टॉर्क या इस
0.3, 0.7, 0.6, 0.4। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, राइट। तो बिल्कुल सही, ये एक्स से है और ये वाई है। पता बहुतों को क्या लगता है, ये एक्स है तो ये एक्स बी। बहुतों को ऐसा लगता है कि ये एक्स है ये एक्स बी, या ये वाई है तो ये वाई बी। ऐसा नहीं है, ये भी ए ये भी ए। ऊपर वाले कर्व की बात करोगे तो ये एक्स है, नीचे वाले कर्व की बात करोगे तो ये वाई है। तो आंसर इज 0.3, 0.7, 0.6, 0.4। और ध्यान रखना, अगर आपने इस सॉल्यूशन को 40, मान लो ये 40 है, अगर इससे ज्यादा प्रेशर पर रखा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना ही नहीं है। फिर कह दो कि पूरा लिक्विड स्टेट में होगा, कुछ भी वेपराइज नहीं होगा, तो जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड में वही रहेंगे। 0.4 है तो x से 0.4, y x भी 0.6 ही रहेगा, कुछ भी वेपराइज नहीं होगा। इससे कम अगर प्रेशर है, इससे कम मान लो ये 28 मान लेता हूं कुछ, तो 28 से अगर कम है तो पूरा वेपराइज हो जाएगा, पूरा वेपराइज हो जाएगा। गॉट इट। तो ये ध्यान रखना, लेकिन अभी ये आधा पार्ट हुआ है, ये अभी आधा पार्ट हुआ है। अब हमें ये सारा डिस्कशन फिर से करना पड़ेगा, लेकिन इस बार हम बाहर का प्रेशर चेंज नहीं करेंगे, इस बार हम टेम्परेचर चेंज करेंगे। अब पहले तो वापस से थोड़ा सा समझते हैं, तो हेडिंग डालो, बाय चेंजिंग टेम्परेचर by changing temperature at constant external pressure। इनिशियली 0.4 है, इनिशियली 0.4 है, ये फाइनल सिचुएशन हो गई। अब इनिशियली सॉल्यूशन आपके पास नहीं रहा, वो बदल गया। अब इवन जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.3 है, बी का 0.7 है। इसको मैं आपको ऐसे समझाऊं थोड़ा सा, अगर आपको दो ये एग्जाम्पल मैं लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसी से सही समझ में आता है। इस चीज को ऐसे समझा रहा हूं कि लेट से आपने ग्लास में पानी और अल्कोहल मिक्स किया, पानी और अल्कोहल मिक्स कर दिया साहब, लेट से 50% 50% रेशियो मेंटेन किया दोनों का, मोल फ्रैक्शन 0.5 0.5। और लेकिन आपने क्या किया, उस ग्लास को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया साहब। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अल्कोहल पानी से ज्यादा वोलेटाइल है, अल्कोहल जो है वो पानी से ज्यादा वोलेटाइल है। अब मान लो आप सपोज करो किसी कारण से, वैसे उसके चांसेस खैर अभी आपके तो छोड़ो, बट भूल गए आप, तो एक दिन बाद अगर आप देखोगे, एक दिन बाद अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार सॉल्यूशन जो था, आपने तो पूरी ग्लास भरी थी, आधी रह गई, मतलब आधा क्या हो गया, वेपराइज हो गया। यस वेपराइज हो गया, लेकिन जो वो आधा बचा हुआ है ना, उस बचे हुए में भी अब 50% एल्कोहल नहीं है, उसमें भी एल्कोहल का परसेंटेज पहले से और कम हो गया, उसमें 50% नहीं, उससे कम हो गया। 0.4 था, ए का मोल फ्रैक्शन 0.3 ही रह गया, 0.3 ही रह गया। क्या मेरा ये एग्जाम्पल समझ में आया? क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया? हाँ या ना?
मॉरल ऑफ द स्टोरी भी समझ में आ गई। हाँ, अब देखो सबको सब समझ में आता है। ये ज्ञान तो जिंदगी भर काम आएगा नहीं। पता नहीं ये आए ना आए सर, ये ज्ञान तो बहुत काम आएगा। थैंक यू सर। देखो आगे पीछे कहीं पेरेंट्स तो नहीं है किसी के। पता चला तुम कुछ कमेंट कर रहे हो और पीछे से। लॉकर में रख देना बेटा, लॉकर में क्लोज्ड रिजिड कंटेनर की बजाय। आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट किया है? देखो मैं ना अखिलेश कांठेड़, कांठेड़ पता क्या होता है? जैनी होते हैं, जैनी। मैं जैनी हूं बेसिकली। अब उसके आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बस हम पढ़ाते हैं। चलिए, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। फिर से वापस डिस्कशन करते हैं ए पार्ट फॉर प्योर लिक्विड। एक चीज है, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम आए तो एसकेएम सर का नाम आता ही आता है। और हर दिन यही कोई ना कोई, पता तुम लोग ग्रुपिंग करके आते थे, आज तुम बोलना यार सर जल्दी छोड़ दो, आज कोई और बोलना जल्दी छोड़ दो। तुम लोग तो घर पे बैठे हुए हो यार, क्या है? बंद कर दो स्क्रीन, खत्म। ये थोड़ी स्कूल में है कि टीच क्लास से कैसे निकल के जाएं। तो जब क्लास सर छोड़ेंगे तभी। तुम्हारी इच्छा है, तुम अपने आप क्या कहते हैं राजा हो। क्या करना है? लैपटॉप को बंद किया, क्लास खत्म, जल्दी छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो है। अमन कह रहा है कि सर आज रात को 8 बजे तक, 8 PM तक है। दिल नहीं मानता। ये कुछ मूवी का नाम लिख रहे हो या? चलिए, लेकिन अभी क्या है, इसमें भी टाइम लगेगा। तो चलो, अभी 5 मिनट में तो हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे इस चीज को आगे कंप्लीट। ओके, तो होमवर्क दिया जाए आप लोगों को। ज्यादा होमवर्क है नहीं वैसे, कोशिश करता हूँ। और यार ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन मत पूछा करो यार तुम लोग, हैं? इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, फिर भी तुम कहते हो सर डाउट है, सर डाउट है। मंडे को कब दशहरा आ गया बेटा? दशहरा कब? 24th का है ना?
इलेक्ट्रो का जेई एडवांस बाकी है। तो एक काम करो, इलेक्ट्रो की जेई एडवांस ही डिस्कस करेंगे। बची हुई इलेक्ट्रो की जेई एडवांस्ड। ठीक है, सॉल्यूशन से अभी ज्यादा नहीं है बेटा। सॉल्यूशन में मैं एक दो जो क्वेश्चन करवाए थे उससे ज्यादा नहीं है, वो सारी थ्योरी थी, तो अभी क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा उसमें से। ठीक है, और जी बाकी तैयारियां जोरदार। जेई मेंस वैसे भी क्लासेस भी चल ही रही है, तो मैं फिर से यही चीज कहूंगा, जब तक क्लासेस चल रही है, जो करंट चल रहा उसको बहुत अच्छी तरह से करो। जो चैप्टर्स चल रहे हैं उनको ऐसे करो कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि सर अब इनको तो रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए शीट को, इसी शीट को, जैसे अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कंप्लीट कर रहे हैं, अभी आज होमवर्क कम है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शीट को ही रिवाइज करो। जो अभी अभी चैप्टर्स हुए हैं ना, उन्हीं को पहले रिवाइज कर लो, ताकि कम से कम उनका रिवीजन का लोड तो कम हो। क्योंकि उनके लिए आपको थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। जो पुराने चैप्टर्स होते हैं ना, उनकी पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अब होता क्या, थ्योरी आज पढ़ी, 2 दिन फिर निकल गए, 2 दिन तक वो थ्योरी फिर भूल जाते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद अगर जल्दी से अप्लाई ना करो तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो भूल जाते हैं। इसीलिए ज्यादा अच्छा है कि जो चैप्टर्स अभी हुए हैं ना उनको रिवाइज करो। जब कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो चैप्टर्स पुराने हैं उनको 1 बाय 1 करके आप रिवाइज करो। जब तक क्लासेस चल रही है तब तक अगर टाइम मिले तो उन्हीं को रिवीजन करो, उन्हीं का रिवीजन करो। शीट के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं तो क्या सब याद हैं? शीट के सारे मत करो बेटा। अब देखो, ये इसका आंसर है ना, शीट के कौन से क्वेश्चंस करें, सबके लिए थोड़ा अलग अलग है। ऑब्वियसली नोट्स तो सबको पढ़ने, उसके बाद आता है O1, प्रायोरिटी वाइज O1, S1। O1 के सारे नहीं करने, S1 के भी सारे नहीं करने हैं। जब रिवीजन होगा तो वो तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको O1 के कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, S1 के कौन से करने हैं। वो रिवीजन में मैं आपको टिक करवा दूंगा, आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा कि O1 के कौन से क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, S1 के कौन से करने हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। अभी S2O2 का टाइम अभी नहीं है, क्योंकि अभी जेई मेंस के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं, तो अभी S2O2 जेई एडवांस वो अभी रिवाइज नहीं करनी है। S1O1 में से कौन से करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, जेई मेंस के कौन से करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन वो तब बताऊंगा जब हमारा एक बार रिवीजन प्लान स्टार्ट होगा, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो अभी तो आपको जो लगता है, जैसे स्पेशली जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट था, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे, जो आपने सर मुझसे पूछे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से करो, उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से करो। राइट। बाकी S1O1 जेई मेंस ये हम अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे देखो उतना फायदा है, लेकिन टाइम भी एक लिमिट होती है। टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, तो उस लिमिटेड टाइम में कितना हम कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि यार देखो मिनिमम इतना तो रिवीजन करना ही है, वो मैं आपको बता दूंगा। रिवीजन कब से स्टार्ट होगा? तो बेटा मेरा कोर्स तो आपका दिवाली से पहले कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स का एक बार कोर्स पता चलेगा, तो जैसे ही सभी सब्जेक्ट्स का कोर्स कंप्लीट होगा आपका रिवीजन प्लान स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, रिवीजन प्लान के साथ टेस्ट भी होंगे, रिवीजन टेस्ट भी होंगे, पार्ट टेस्ट भी होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट भी होगा, वो सब होगा, डोंट वरी। तुम तो केवल पढ़ाई करो, जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करो, दैट्स इट। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अभी तो ये होमवर्क करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जेई एडवांस, नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। बाय बाय।